जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये BSSC का आज 19वां सेट है जो कि द प्लेटफॉर्म से लिया जा रहा है। इसके पहले ऑलरेडी 18 सेट कराए जा चुके हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि अभी खान सर का और द प्लेटफॉर्म दोनों को अल्टरनेट चलाया जा रहा है। इसे क्या होगा कि दोनों बुक को आपको आसानी से कवर कर लेंगे। जैसे ही प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 समाप्त होगा, मैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट लेकर के आऊँगा। इसके साथ एक बात और मैं बता दूं कि जितना भी BSSC का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का हुआ है, सारे वीडियो अपलोड हैं। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जा करके आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF पा सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में थोड़ा देख लें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को ही फुल शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? PMJDY। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? अधिक से अधिक लोगों का खाता खोलना, जिसमें से यह एक क्रांति के समान थी और इसमें 40 करोड़ लोगों का लगभग खाता खोला गया। ठीक है, अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 28 अगस्त, नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना। एक और था अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना की अगर शुरुआत की बात कर ले तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई कब हुई थी? 9 मई 2015 को। एक था, इसमें दिया हुआ ही है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के लिए दिया जाता है? ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के लोगों को जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि पहले बता दूं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2001 ईस्वी में तो इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वां, ध्यान में रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कितने आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया? बस वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, जिनेवा में। अगर हम इसका पूछे, यानी WHO के बारे में आपसे पूछ रहा है कि WHO की स्थापना कब, अब मुख्यालय तो आपसे पूछ रहा है तो जिनेवा लगाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नोट करिएगा, अप्रैल 1948 में। कब हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों? अप्रैल 1948 में। अच्छा, इसमें पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क भी दिया हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी का मुख्यालय रहा है। तो इसके बारे में भी देख ले। अगर ये तो WHO का था। यूनेस्को की बात कर ले तो यूनेस्को की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों, यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पेंसिलिन के खोज के लिए जो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का श्रेय जाता है। अगर आपको मान लीजिए कि दिमाग से उतर जाएगा तो याद रखिएगा, मैं एक तरीका बता देता हूँ। प फॉर फ्लेमिंग, प से पेंसिलिन।
यानी जो प के सीक्वेंस में आ रहा है उस वाई टिक लगाइए, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता ही। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया है और कई बार ये सेट में पूछा हुआ भी है, जब कोई मैंने सेट में कराया है फिर भी आपसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा तो मैं इसका आंसर बता दूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन जो का जिक्र किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 में जो है दोस्तों धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्या कही गई है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता कहता है, जबकि अनुच्छेद 39 क्या बोलता है? तो गरीबों को फ्री जो है कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 68 को देख लेंगे, ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद को रिक्तियों को भरने के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपना सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, कौन सी खेल से है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष के लिंगानुपात क्या है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 943 पर 1000 पुरुष पर। अगला प्रश्न है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो 9 का आंसर लगाएंगे कि अकबर ने 1571 ईस्वी में, कब है? 1571 ईस्वी में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी, किसे? ऑप्शन नंबर 4, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गुप्त वाक्टा काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? तो 10 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, प्रभावती जो थी दोस्तों गुप्त वाक्टाक काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। अच्छा, ये वाक्टाक की जिक्र आया है तो वाक्टाक वंश के संस्थापक कौन था? तो आंसर लगाएंगे विंध्य शक्ति। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? नोट कर लीजिएगा, विंध्य शक्ति जो है दोस्तों इसके संस्थापक रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? पहले तो बता दूं कि अधिकार परीक्षा क्या है। तो ये रीट है। टोटल रीट कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के टोटल रीट होते हैं। उसी में आपसे पूछ रहा है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि किस अर्थ से, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस अर्थ से क्या होता है अधिकार परीक्षा का मतलब? किस अर्थ से। ध्यान में रखिएगा कि टोटल 5 रीट होते हैं, जिसमें से आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जबकि आर्टिकल ये 32 के तहत, जबकि आर्टिकल 226 के तहत जो है रीट को जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। थोड़ा रीट को हम देख लेंगे तो रीट 5 प्रकार के होता है। नंबर 1 कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण, 5वां अधिकार परीक्षा। तो जो इसका आपसे जिक्र किया हुआ है वो अधिकार परीक्षा का किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाई जाती है? तो न तो आयात पर, न ही निर्यात पर, बल्कि क्या वस्तुओं के उत्पादन पर जो है दोस्तों एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। अगला प्रश्न है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो 13 का करेक्ट आंसर लगाएंगे केशवानंद भारती मामला के विचार में। ठीक है, किस सिद्धांत के? तो केशवानंद भारती मामला। ये हुआ कब था? तो 1973 को। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे आरबीआई। आरबीआई का स्थापना तो पता ही है, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नोट कर लीजिएगा, जो नए कैंडिडेट होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी तो सभी लोग को पता ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारत के वर्तमान नीति आयोग का सीईओ, नया सीईओ के बारे में आपसे पूछ रहा है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? तो 15 का आपके दिमाग में आंसर छपेगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर सुमन केबेरी, जो कि गलत है। ये अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष हैं। आपसे क्या पूछा है? सीईओ यानी अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, BVR सुब्रमण्यम, जो है भारत के नीति आयोग के अभिनय सीईओ हैं यानी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संगठन के द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगा करके रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये इसरो ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट
एक बुक का नाम है ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, शेखर पाठक ने जो है दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो पहले देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, ये भी सही है। वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है, ये भी सही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहता है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो जो सरकार के द्वारा प्रभावित होती है वैसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंधित मुद्रा। कौन सा? प्रबंधित मुद्रा। अच्छा, विनिमय मुद्रा की बात आती है, विनिमय दर की बात आती है, तो अच्छा तो बताएंगे आप कि विनिमय दर को किसके द्वारा तय किया जाता है? तो विनिमय दर जो है दोस्तों आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, स्टॉक एक्सचेंज से, यानी स्टॉक बाजार से जो है दोस्तों बुल और बियर्स जो है दोनों शब्द संबंधित है। ध्यान में रखेंगे कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, एशिया का मैंने क्या बोला है नोट कर लीजिएगा, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार अगर कोई है तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीबीआई जो भी मैंने फैक्ट बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कहता है कि राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है जिस तथा उसका अधीक्षण करता है? तो 21 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 243 ZA के तहत। मैंने सारे अनुच्छेद को करा दिया है, आप पीछे वीडियो में जो कि अपलोड किया हुआ है आप उसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहता है कि कौन सी समिति आपराधिक यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बोहरा समिति, जो कि 1993 में गठित हुआ था। वो आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही के संबंध पर गठित हुआ था। लेकिन दो और ऐसे समिति हैं, कौन कौन? यानी तारकुंडे समिति और सनातन समिति। तारकुंडे समिति और सनातन समिति का जो संबंध रहा है दोस्तों वो गुप्त समिति का संबंध चुनाव के सुधार से रहा है। तारकुंडे समिति और सनातन समिति का संबंध जो है चुनाव के सुधार से रहा है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है? कहता है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं का संख्या पुरुषों से अधिक है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3, गोपालगंज। अगला प्रश्न है, इसमें कितनी जनसंख्या? तो 221 प्रति 1000 पुरुष पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर के अपनाया है? यानी आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, तो अशोक स्तंभ जो है चिन्ह किससे लिया गया है? तो किस शासक से? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, अशोक के शासक काल से, जो कि शासन से लिया गया है। कहाँ से? सांची के जो अशोक स्तंभ है वहीं से। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कहता है दीपावली घोषणा किसने की और कब की? तो दीपावली घोषणा का जो संबंध रहा है दोस्तों वो 25 का ऑप्शन नंबर 2, 1929 में लॉर्ड इरविन के काल में रहा था। आप भूलेंगे नहीं, लॉर्ड इरविन के ही टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट घटना भी हुई थी, जिसमें से साइमन कमीशन भी था 1927 ईस्वी में। ठीक है, बटलर समिति भी था, ये भी 1927 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 ईस्वी में ये सब आया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेल्यूकस निकोटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसमें क्या नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहता है? 29 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं
न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, कार्यकाल 8 वर्ष का नहीं, बल्कि ये गलत है, 5 वर्ष का होना चाहिए। बाकी हम विशेष ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का जिक्र किया गया है, तो आप आंसर लगाएंगे सी राजगोपालचारी। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लॉर्ड माउंटबेटन लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चालुक्यों ने। हाँ, चालुक्यों ने जो है दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। यह है कहाँ? तो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर ये स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर ये स्थित है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 60 के तहत। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों शपथ दिलाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? एक लाइन में जितनी भी अच्छा वर्क आएगा, जितना भी अच्छा काम आएगा, और अगर उसमें लॉर्ड कैनिंग दिखाई दे, ये थेथोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि आप लगा करके आ जाएंगे, बाद में पता चला कि आंसर गलती होगा, लेकिन दिमाग नहीं काम किया और आपको बिहार एसएससी में आपको थोड़ा सा तुक्का लेने का मन कर गया, तो आपको 50-50 का बात आ जाए ना, तो वहां पर जो भी अच्छा काम रहे लॉर्ड कैनिंग लगाइए, बिल्कुल आंसर सही होगा। तो दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीआईसी, ठीक है, सीबीआईसी जो है दोस्तों कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 34 का ऑप्शन नंबर 2, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, कहता है कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, केरल में। ये सब भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कहता है कि बटरफ्लाई शब्द जो है किससे संबंधित है? तो आंसर लगाएंगे बटरफ्लाई, क्या? बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्टॉक, ब्रेस्ट, ठीक है, ट्विस्ट, जेन, स्टॉक, बैक स्टॉक, सब जितने के जितने हैं सारे के सारे तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 37 का करेक्ट आंसर लगाएंगे 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। क्या? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि भारतीय थल सेना दिवस की बात करें तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो है सबसे अधिक अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, कहता है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो उनका मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो क्या था? ऑप्शन नंबर 1, शिकार था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर का ये सब क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ABK प्रसाद को जो दोस्तों राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं बल्कि तीनों गोलमेज में सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? नोट कर लीजिएगा, लोधी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो बहलोल लोधी था, जबकि इस वंश का अगर महानतम शासक की बात करेगा तो आप सिकंदर लोधी लगाएंगे, महानतम शासक सिकंदर लोधी, और अंतिम शासक की बात करेगा तो इब्राहिम लोधी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अगर सिकंदर लोधी का बात आया है तो आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए, आगरा का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। कब? 1504 ईस्वी में। आगरा का स्थापना सिकंदर लोधी ने ही 1504 ईस्वी में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे
क्या कहता है, कहता है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है। ये सब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, तो 43 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो 44 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों ये उत्तर पूर्व मानसून के वजह से। किसके वजह से, उत्तर पूर्व मानसून के वजह से। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, तो साथ यहीं पे क्या है, ये लौटने के क्रम में जब उत्तर पूर्व मानसून जो होता है लौटने के क्रम में नीलगिरी के पहाड़ियों से टकराता है। किससे, नीलगिरी के पहाड़ियों से टकराता है और खूब झमाझम बारिश कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि मिनीबाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। आंसर लगाएंगे, ये तो नाम से ही पता चलता है, 3 और 4 तो आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। तो ध्यान में रखिएगा, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। कौन था, बाणभट्ट था। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसे 2 ग्रंथों की पुस्तकों की जो है रचना की थी। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, दिमाग में एकदम छपेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर 2 डेजी रॉकवेल। ध्यान में रखेंगे, अगर गीतांजलि श्री आएगा तो यह रेत समाधि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रेत समाधि गीतांजलि के द्वारा, लेकिन टॉम्ब ऑफ सैंड अगर पूछ दे तो आप डेजी रॉकवेल लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, 48 क्या कहता है। 48वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण करवाया था। सही आंसर लगाएंगे 1591 ईस्वी में। कब, 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का स्थापना हैदराबाद में करवाया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिसको आप AI कहते हैं का स्कूल का उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और लाल पहाड़ों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो 50 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 असम को। किसको, असम को। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, असम को पहले कामरूप या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर के भी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्स किरणों में समाविष्ट होते हैं। तो एक्स किरणों में क्या समाविष्ट होते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है एक्स किरणों में समाविष्ट होते हैं। अच्छा, एक्स किरण का जिक्र आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि एक्स किरण का खोज किसने किया था। तो एक्स किरण का जो है दोस्तों रोंटगन ने खोज किया था। साथ ही साथ इसका एक चीज और देख लीजिए, इसकी अगर आवृत्ति बात कर ले तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो 10⁻18 से लेकर के 10⁻16 हर्ट्ज तक करके इसका आवृत्ति होता है। जबकि तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻8 मीटर तक इसकी जो है तरंग दैर्घ्य होता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो जब टूटेगा तो क्या में टूटेगा, तो अलग अलग टूटेगा सिल्वर और ब्रोमीन में। तो किस चीज का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 यह अपघटन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए वो कौन है। तो 53 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सीवी रमन। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर सीवी रमन जो है प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सीवी रमन जिन्हें 1930 ईस्वी में, कब 1930 ईस्वी में इनकी खोज जो थी वो रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट या फिर रमन प्रकीर्णन भी कह लीजिए के कारण भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लग गई हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा क्या होता है, मुंह से मुंह द्वारा, जो कि गलत हो जाएगा।
ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा सैफर विधि। अच्छा, सैफर विधि होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए, आपके लिए फायदेमंद भी होगा। इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित होता है, जिसको चोट लगी होती है, उसको पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट में कर दिया जाता है। बाद में क्या कर दिया जाता है कि जैसे मतलब एक करवट आप कर देते हैं तो पीड़ित के सीने के नीचे एक पतला तकिया रख दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैफर विधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो ध्यान में रखिएगा, मुंह फट या फिर खुरपका, मुंह फट या खुरपका, ये दोनों के दोनों ऐसे रोग हैं जो कि वायरल डिजीज हैं, विषाणु के कारण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं दोस्तों, तो 56 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्वेड, इसके 3 हृदय होते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि लाल फूल को आप हरे शीशे में देखेंगे तो क्या दिखेगा, नोट कर लीजिएगा, काला दिखेगा। आप कैसे भी देखिए किसी भी कलर को, आपका रिजल्टेंट जनरली 80% आपको काला ही मिलेगा। तो लाल फूल को आप जब हरे शीशे में देखेंगे तो आपको काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो जाए तो परिणाम क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर जैसे ही हवा कम हो जाता तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईंधन की खपत अधिक हो जाएगी, न कि गाड़ी चलाने में असुविधा होगी और टायर को अधिक घिसेगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहते हैं कि वातावरण कूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है, यानी जब आप एसी चलाते हैं तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वायु के ताप और आर्द्रता दोनों को कंट्रोल किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, आप कभी भी भूलेंगे नहीं और बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय संलयन के वजह से जो दोस्तों सूर्य का ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, 61वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों को विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर लगाइए ना ऑप्शन नंबर 4, प्रिज्म से। जब आप श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कौन कौन, VI BG YOR, नोट कर लीजिएगा, VI BG YOR। अगला प्रश्न है, ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिडॉक्स इक्वेशन है, तो 62 का आंसर लगा दूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी MnO जो दिया हुआ है ये क्या है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, आवाहन घंटी यानी कॉलिंग बेल में जो है विद्युत घंटी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण से, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन के कारण से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, कहता है कि एक डायोड जो है कैसे चलन करता है, दोनों दिशाओं में, एक दिशा में या बिल्कुल भी चलन नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक डायोड केवल एक दिशा में चलन करता है। ध्यान में रखिएगा कि डायोड वाल्व जो है और रिजुकारी, कैसा, रिजुकारी जो है के रूप में प्रयुक्त होता है, रिजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। अच्छा, डायोड वाल्व का वर्क क्या होता है, तो डायोड वाल्व का जो है दोस्तों, डायोड वाल्व का काम जो होता है वो AC को DC में बदलना। इसके तहत हम क्या करते हैं, AC को DC में बदलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, केवल एक दिशा में चालन करता है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़काया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का तो आपने नाम सुना होगा, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके आप बादलों से कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर आयोडाइड। ध्यान में रखेंगे, एक सिल्वर क्लोराइड भी होता है, AgCl, क्या, AgCl, इसका काम क्या होता है, तो इसको हम पहले तो ध्यान लेंगे कि इसको हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग जो है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, 67 क्या कहता है, क्या कहता है, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, क्यों, आश्रय और चारे के लिए, आश्रय और पैसों के लिए, पैसे और पानी के लिए, चारे और
पानी के लिए। तो आप 2 ऑप्शन तो काटेंगे, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2। फिर भी ध्यान में रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, चारें और पानी के लिए। सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस पदार्थ को द्रवित सोना या द्रव सोना कहा जाता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पेट्रोलियम तेल को द्रव सोना कह लीजिए या कृष्ण क्रांति भी कह सकते हैं इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि डोलामाइट का सूत्र क्या है दोस्तों। तो 69 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। डोलामाइट का सूत्र CaMgCO3 का होल ट्वाइस है। अच्छा, CO के किसका सूत्र है, तो CO बिना बुझे हुए चूने का है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका है, तो बुझा हुआ चूना का है, और CaCO3 यानी कैल्शियम ये कार्बोनेट का आणविक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है, यानी जिसमें आप उष्मा का उपयोग नहीं किया जाता। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पवन चक्की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाई स्पीड स्टील जो है सबसे अधिक कठोर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है दोस्तों। 72वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क यानी नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पायरोमीटर। इसका उपयोग बिना टच किए हुए ही किया जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है, तो इससे जो है पायरोमीटर से दूरस्थ स्थित वस्तुओं के टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को पता करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस में बिरंजक यानी ब्लीचिंग का गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग का फॉर्मूला जान ले। तो ब्लीचिंग का फॉर्मूला होता क्या है, CaOCl2। याद नहीं रहे तो एक तरीका मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया, नोट करिएगा, काओकल2। नोट क्या करना है, ऐसे याद कीजिए, काओकल2 CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का ये रासायनिक फॉर्मूला है। तो इसमें क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, बचा क्या, क्लोरीन। ऑप्शन लगाइए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 74 नंबर क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है कि यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का व्यय अधिक होगा, मशीन के चलाने में असुविधा होगी, यानी आवाज़ होगा। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है, कहता है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली को चालू कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसकी विद्युत कुंडली यानी इलेक्ट्रिक कॉइल जो है दोस्तों जल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला सेट हम खान शेर का सेट नंबर 3 लेकर के आएंगे। तब तक हमारे आप चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद।